चांद से चंद्रयान 3 ने गुड न्यूज भेजी है। वो कौन सी गुड न्यूज है, बताने से पहले आपको चांद की सतह पर अडिग खड़े चंद्रयान 3 के लैंडर की आज सुबह की तस्वीर दिखा देते हैं, जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने सामने लगे नेविगेशन कैमरे से खींचा है। चांद की सतह पर मौजूद लैंडर की ये तस्वीर रोवर ने बुधवार सुबह 7:35 पर खींची। इस तस्वीर में लैंडर अपनी चारों टांगों पर चांद की जमीन पर मुस्तैद खड़ा हुआ है। चांद पर सूरज की रोशनी भी चमक रही है और उसकी वजह से लैंडर की छाया भी दिखाई दे रही है। लैंडर के लैंडिंग पॉइंट पर कुछ फीट की दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। लैंडर की दूसरी तस्वीर में लैंडर में लगे चास्टे और इल्सा नाम के सेंसर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि लैंडर सुरक्षित चांद की सतह पर खड़ा हुआ है। रोवर और लैंडर दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं और लगातार पृथ्वी को नई नई जानकारियां भेज रहे हैं। जिस कैमरे से प्रज्ञान रोवर ने लैंडर की तस्वीर खींची है, उसे लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स ने बनाया है। लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों में ही कैमरे लगे हुए हैं। लैंडर की आज की तस्वीर रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने खींची है। आइए आपको बता देते हैं कि प्रज्ञान रोवर पर लगे कैमरे कैसे काम करते हैं। प्रज्ञान रोवर में सामने की ओर 2 नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा बाईं तरफ लगा है और दूसरा कैमरा दाईं तरफ। यही दोनों प्रज्ञान रोवर की आंखें भी हैं। ये 2 कैमरे जो भी देखते हैं उसकी मदद से प्रज्ञान को रास्ता बताया जाता है। इन्हीं कैमरों की मदद से देखा जाता है कि प्रज्ञान के रास्ते में कोई पत्थर, चट्टान या क्रेटर ना आ जाए। प्रज्ञान रोवर का नेविगेशन कैमरा जो भी फोटो लेता है वो उसे पहले विक्रम लैंडर को भेजता है। विक्रम लैंडर फोटो को बेंगलुरु में मौजूद कंट्रोल रूम में भेजता है और उसके बाद उस फोटो को इसरो मीडिया जारी करता है। चंद्रयान 3 ने आज एक नहीं बल्कि कई खुशखबरी भेजी। इसरो ने दावा किया है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कई मिनरल्स और एलिमेंट्स का पता लगाया है, जिसमें सबसे बड़ी खोज ऑक्सीजन की है। यानी चांद की सतह पर ऑक्सीजन के होने की जानकारी चंद्रयान 3 ने भेजी है। लेकिन चांद पर मौजूद ऑक्सीजन उस फॉर्म में नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है और हम सांस ले सकते हैं। दरअसल चांद पर ऑक्सीजन वहां की मिट्टी में मिला है। चांद की मिट्टी पर मिली ऑक्सीजन उस फॉर्म में नहीं है कि सीधे सांस ली जा सके। चांद पर ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है। ऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी है। इसकी संरचना में एलिमेंट के साथ एक या ज्यादा ऑक्सीजन एटम होते हैं, जैसे कि Li2O, CO2, H2O। H2O पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। इसलिए इसरो ऑक्सीजन मिलने के बाद अब H यानी हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था। इसलिए इसरो को पहले से ही यहाँ ऑक्सीजन मिलने की संभावना थी। खास बात यह है कि पहली बार सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पाया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के मिलने से अब हाइड्रोजन के भी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। और अगर चांद की सतह पर हाइड्रोजन मिल गया तो वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी तलाशने में आसानी होगी। चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन का मिलना अहम कामयाबी है। चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च से पहले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया था कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि वहां भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापमान भी पता चल चुका है। अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है और क्या वहां इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने आखिर कैसे पता लगाया कि चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन और दूसरे तत्व मौजूद हैं। उसने कैसे चांद की मिट्टी का सैंपल लिया। दरअसल रोवर ने लेजर की मदद से ऑक्सीजन का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड ने ये जानकारी जुटाई है। लिप्स को इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम लैब ने बनाया है। इस प्रयोग में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। चांद की मिट्टी या पत्थर पर हाई फोकस्ड लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर की वजह से सरफेस के गर्म होने से प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा से स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम का अध्ययन लैंडर में लगा स्पेक्ट्रोमीटर करता है। स्पेक्ट्रम की स्टडी कर सतह पर मौजूद तत्व का पता लगा लिया जाता है, क्योंकि अलग अलग तत्वों के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। ऑक्सीजन का अलग स्पेक्ट्रम बनेगा, आयरन का अलग स्पेक्ट्रम बनता है। चंद्रयान 3 को चांद की मिट्टी में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, कुल मिलाकर 9 एलिमेंट्स या तत्व मिले हैं। इसरो के मुताबिक इनमें से सबसे अहम खोज सल्फर की है।
और इसरो के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर मौजूद है। हालांकि सल्फर की कितनी मात्रा चांद की सतह पर मौजूद है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की, उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी। सल्फर के अलावा चांद की सतह पर कई तत्व मिले हैं। चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता चला है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन यानी 28 अगस्त को इन एलिमेंट्स की खोज की थी। अब सवाल उठता है कि चांद की सतह पर सल्फर मिलने से वैज्ञानिक इतने खुश क्यों हैं? सल्फर मिलने से भारत को क्या फायदा होगा? सल्फर की पृथ्वी पर जीवन में अहम भूमिका है। जिंदा रहने के लिए सभी जीवित चीजों को सल्फर की जरूरत होती है। कई पौधे और बैक्टीरिया सल्फर को मिट्टी से हासिल करते हैं। सल्फर कई अमीनो एसिड्स और एंजाइम से मिलता है। सल्फर पौधों के जीवन का एक अहम घटक है, इसलिए चांद पर सल्फर जीवन ढूंढने में अहम भूमिका निभा सकता है। इंसानों को स्वस्थ बनाए रखने और बीमारी को रोकने के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। चांद पर जो सल्फर मिला है वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, जिसका रेफ्रिजरेंट, हीट पाइप और टरबाइंस में इस्तेमाल होता है। सल्फर का इस्तेमाल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और स्टोरेज बैटरी में भी हो सकता है। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य मिशन भेजने वाला है। 2 सितंबर को इसरो सूरज की ओर स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को भेजेगा। इसरो ने लॉन्चिंग से पहले तैयारियों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को सूरज के पास ले जाने वाला रॉकेट PSLV-XL दिखाई दे रहा है। यही रॉकेट आदित्य L1 को ऊपर ले जाएगा। इसरो ने एक और तस्वीर जारी की, जिसमें स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को रॉकेट PSLV-XL के अंदर लोड करते हुए दिखाया गया है। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। पहले चांद था, अब चांद से हम लोग सूर्य की ओर जा रहे हैं। चंदा और सूरज हमेशा ही एक विशेष ऑब्जेक्ट रहा है, साइंटिस्ट के स्टडीज के लिए भी और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी। आदित्य L1 अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाला इसरो का एक रिसर्च सेंटर होगा, जो सूरज के करीब पहुंचकर सूरज के रहस्यों का खुलासा करेगा। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि क्या सूरज के नजदीक जाने पर आदित्य L1 सूरज की गर्मी से जलकर राख तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जिनको जानकारी नहीं है वो यही समझ रहे हैं कि आदित्य L1 सूरज पर उतरेगा, जो कभी संभव नहीं है। क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। इंसान की बनाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसलिए आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा, जबकि पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब है कि आदित्य L1 धरती से सूरज की कुल दूरी का 1% ही तय करेगा। हम यदि उसके बहुत पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमें अपने ओर खींच करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें हम मिलीन और हम भस्म हो जाएंगे। इसीलिए एक ऐसा पॉइंट चुना गया है कि जहां पर जो है कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस किया गया है। अंतरिक्ष में 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर आदित्य L1 जिस जगह पर जाएगा उसे L1 कहा जाता है। L1 पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं। ये सूरज और पृथ्वी के बीच में मौजूद है। इसे आप अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं, जहां पहुंचकर आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट पर ऐसी परिस्थिति है जहां पर स्पेसक्राफ्ट आसानी से कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं। दरअसल सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। अंतरिक्ष में एक जगह दोनों की ग्रेविटी टकराती है। इस जगह या पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। वो जो अध्ययन करने जा रहा है, जो स्टडी करने जा रहा है, वो हर चीज को हमेशा वो देखता रहेगा। इसीलिए इस ऑर्बिट में इसको लॉन्च करते हैं और इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है। L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए आदित्य L1 को 120 दिन यानी 4 महीने का वक्त लगेगा। L1 पॉइंट पर तैनात होने के बाद आदित्य L1 वहां 5 सालों तक चक्कर लगाते हुए सूरज के बारे में जानकारियां जुटाएगा। सवाल यह है कि आदित्य L1 को भेजने का मकसद क्या है? आदित्य L1 वहां जाकर आखिर करेगा क्या? L1 पॉइंट पर तैनात होने के बाद आदित्य L1 सूर्य के अल्ट्रावायलेट बैंड की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष में और सूरज के पास सौर घटनाओं का परीक्षण भी करेगा। क्योंकि ये L1 पॉइंट पर चक्कर लगाता रहेगा, इसलिए आदित्य L1 सौर पवन का कई दिशाओं से अध्ययन कर पाएगा। इसके अलावा
आदित्य L1 सौर मंडल के ऊपरी वातावरण का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूरज की सतह पर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की भी जानकारी जुटाएगा। वो सूर्य के बाहरी परत की विस्तार से स्टडी भी करेगा। आदित्य L1 का एक मकसद सूरज की वजह से स्पेस में मौसम में बदलावों की वजहों का पता लगाना भी है और आदित्य L1 स्पेस में सौर आंधियों और चुंबकीय क्षेत्र की भी स्टडी करेगा। इधर भारत मिशन सूर्य भेजने वाला है। उधर पाकिस्तान की जनता अभी भी भारत के मिशन मून की कामयाबी से मिले सदमे से उबर नहीं पाई है। अभी भी पाकिस्तान में भारत के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 की ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है। पाकिस्तानियों को इस बात का अफसोस है कि भारत इतनी तरक्की कर गया और वो पीछे रह गए। एक शख्स तो ये कहता नजर आया कि भारत तरक्की कर रहा है जबकि पाकिस्तान रिवर्स गियर में चल रहा है। पाकिस्तानियों का तो ये भी मानना है कि भारत में विज्ञान और वैज्ञानिकों को सम्मान दिया जाता है जबकि पाकिस्तान में वैज्ञानिकों की कोई कद्र नहीं। पाकिस्तान के समझदार लोगों का मानना है कि भारत ने अपने एजुकेशन सिस्टम को इस काबिल बना लिया है कि आज वो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत का इसरो उनके देश की स्पेस एजेंसी सुप्रेको से बाद में बना था, लेकिन आज वो कहीं आगे है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, जिसका जवाब खुद पाकिस्तानियों ने दे दिया। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि सुपरको का चीफ कभी किसी वैज्ञानिक को बनाया ही नहीं गया। आज का चांद बेहद खास है। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। जी हाँ, इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, आइए आपको समझा देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं और जब पेरिजी और पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे सुपरमून कहा जाता है। सुपरमून के वक्त धरती से चांद आकार में सामान्य दिनों से 40% ज्यादा बड़ा और 30% तक अधिक चमकदार नजर आ सकता है। हम आपको बता दें कि सुपरमून तो आपने समझ लिया, अब आपको बता देते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाए तो इसे ही ब्लू मून कहा जाता है। इस महीने 1 तारीख को पूर्णिमा थी, अब आज भी पूर्णिमा पड़ रही है। इसका मतलब आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों पड़ रहे हैं, इसलिए आज के चांद को सुपर ब्लू मून कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सुपर मून कहां दिखाई दे रहा है। भारत में सुपर ब्लू मून सूर्यास्त के बाद दिखाई दे रहा है, लेकिन रात 8:37 से 9:35 तक ये ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन में भी लोग सुपर मून देख पाएंगे। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल की बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सुमंगला योजना के संवाद कार्यक्रम के दौरान बच्चियों ने सीएम योगी को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवानों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सांबा सेक्टर में स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सीमा पर तैनात जवानों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। स्कूली छात्राओं ने ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी। बिहार के कैमूर जिले में पेंटिंग आर्टिस्ट अमरीश पुरी ने चंद्रयान 3 के मॉडल पर 32 स्क्वायर फीट की राखी बनाई और इसे पीपल के वृक्ष पर बांधकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिशों को आज तगड़ा झटका लगा। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। मायावती ने एनडीए और आईएनडीआईए दोनों गठबंधन को गरीब विरोधी करार दिया। मायावती ने ट्वीट किया कि एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नासेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वो बार बार भ्रांतियां न फैलाएं।
मायावती के ऐलान के बाद उन्हें विपक्षी गठबंधन में लाने की कोशिशें दम तोड़ती दिखी, जिसके बाद विपक्षी नेताओं के सुर भी बदल गए। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। हाँ, हम लोग बोला है। दरअसल कल से मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में देश के कोने कोने से पहुंच रहे विपक्षी दलों के नेता लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेंगे, जिसकी मेजबानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। बैठक में INDIA गठबंधन का लोगो भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। तैयारी पूरी हो गई है। शिवसेना इज द होस्ट ऑफ दैट इंडिया अलायंस मीट, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब हमारे साथ है। बैठक के लिए RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव कल से ही मुंबई में हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है, जिसमें कई मुद्दों पर विचार होगा। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के संयोजक के नाम पर भी विचार हो सकता है। हालांकि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। फिलहाल गठबंधन के साथियों का पूरा जोर चुनाव के लिए फाइनल रोड मैप तैयार करने पर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। चूंकि चुनाव करीब हैं और मध्यावधि चुनाव की भी अटकलें लग रही हैं, इसलिए विपक्षी नेता विवादित मुद्दे उठाने की बजाय संविधान की रक्षा और एकजुटता का मुद्दा उठा रहे हैं। आपस में बैठेंगे और देश को बचाने की सोचेंगे, ये नहीं कि कौन ये करेगा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। मुंबई की बैठक में चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का फोकस हर हाल में बीजेपी को हराने पर है। इसलिए केंद्र सरकार पर हमलों का दौर बैठक से पहले भी जारी रहा। सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। मुंबई की बैठक से पहले गठबंधन के ज्यादातर घटक दलों ने एकजुटता की वकालत की, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को PM बनाने की मांग उछाल दी गई। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने नसीहत दी कि वक्त से पहले किसी का नाम सामने लाने से गठबंधन में दरार पड़ सकती है। मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये है कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको। इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। विवाद बढ़ा तो देर शाम आम आदमी पार्टी ने प्रियंका कक्कड़ के बयान से किनारा कर लिया। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के घटक दलों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शरद पवार भी मौजूद थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के कई विकल्प हैं, लेकिन बीजेपी के पास क्या विकल्प है? हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई पहुंची और उसके बाद वो महानायक अमिताभ बच्चन के घर पहुंच गई, उनसे मुलाकात की। इस दौरान अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थे। इस मुलाकात में ममता ने अमिताभ बच्चन को राखी भी बांधी और उन्हें फिल्म फेस्टिवल के लिए बंगाल आने का न्योता भी दिया। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा परिवार अमिताभ बच्चन का मौजूद, बेटी श्वेता बच्चन भी दिखाई दे रही है तस्वीरों में। ममता बनर्जी आज इंडिया गठबंधन के अलायंस में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची थी और वहां से वो सीधे अमिताभ बच्चन के घर पहुंची।
संसद की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन खत्म कर दिया है। कमेटी के सामने अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनका मकसद किसी की भावना आहत करने का नहीं था। अधीर रंजन को मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की वजह से लोकसभा से निलंबित किया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के मैसूर में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के सभी सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में सांसदों को लोकसभा चुनाव से पहले जनता से संवाद बढ़ाने और उन्हें सरकार की उपलब्धियां बताने को कहा गया। विजिलेंस विभाग ने देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की और कॉर्बेट घोटाला केस में हरक सिंह के बेटे के मेडिकल कॉलेज और पेट्रोल पंप पर छापे मारे। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में एसआईटी ने कांग्रेस के विधायक मामन खान को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। एसआईटी मामन खान से ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले को लेकर सवाल जवाब करेगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जिसमें छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के गाजियाबाद के एक सरकारी स्कूल की कुछ छात्राओं ने सीएम योगी को अपने खून से चिट्ठी लिखी। कागज के ये टुकड़े वही हैं जिन पर लिखे शब्द लाल रंग की स्याही नहीं बल्कि छात्राओं के खून से सने हैं। चिट्ठी में लिखा था कि हम किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल भमेटा गाँव में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल राजीव पांडे रोज किसी न किसी लड़की को अपने ऑफिस में बुलाकर हमारे साथ गलत हरकतें करते हैं और धमकाते हैं कि यदि ये बात किसी को बताई तो हमें बर्बाद कर देंगे। उनके डर से ज्यादातर लड़कियां चुप रहती हैं। हम कुछ लड़कियों ने 21 अगस्त 2023 को हिम्मत करके ये बात अपने घर बताई। छात्राओं ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान होकर अपना दर्द अपने खून से नुमाया किया और सीएम योगी से इंसाफ की मांग की। उन्होंने लिखा कि आपसे अनुरोध है कि हमें मिलने का समय देने की कृपा करें, ताकि हम सब लड़कियां अपने माता पिता के साथ आकर आपको पूरी बात बता सकें और आपसे न्याय की मांग कर सकें। हम सब भी आपकी ही बेटियां हैं, हमें न्याय दीजिए। डरी सहमी लड़कियां पहले तो चुप रहीं, लेकिन जब सब्र का बांध टूट गया तो सीएम योगी से न्याय की गुहार लगानी पड़ी। 21 अगस्त को यह मामला उजागर हुआ, लेकिन आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी कल यानी 29 अगस्त को हुई। छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी को लिखी चिट्ठी में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रिंसिपल की धमकियों से डरी हुई लड़कियों ने जब इस बारे में खुलकर बात की तो पता चला कि प्रिंसिपल उन्हें गलत तरीके से छूता था, उनके कपड़ों के बारे में अभद्र सवाल करता था। जब लड़कियां आपत्ति जताती तो वो उन्हें चुप रहने की हिदायत देता। इसी शिकायत को लेकर लड़कियों के घर वाले स्थानीय पार्षद के साथ स्कूल पहुंचे, जहां बात मारपीट तक आ गई। इसके बाद ये परिवार पुलिस के पास पहुंचे। लड़कियों ने चिट्ठी में लिखा कि हम अपने परिवार के साथ तुरंत थाना वेव सिटी गए, जहाँ हम सबको सलोनी अग्रवाल मैम ने बहुत डांटा और थाने में 4 घंटे तक बिठा कर रखा। अभी तक भी प्रधानाचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस रोज हमारे घर आकर हमारे माता पिता को डराती और धमकाती है। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब हार कर लड़कियों ने अपने खून से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में रहने वाले लोगों को एक रिपोर्ट चिंता में डाल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की उम्र करीब 12 साल कम हो सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली समेत भारत के कई शहरों का वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी AQLI बताया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और अगर दिल्ली में प्रदूषण WHO की तय सीमा से ज्यादा बना रहा तो दिल्ली वासियों की जीवन प्रत्याशा यानी जो उनकी उम्र है वो 11.9 साल कम होने की आशंका है, यानी 12 साल में सिर्फ 3 महीने कम। जीवन प्रत्याशा जीवन की बची अवधि का अनुमान होता है। प्रदूषण पर WHO की तय सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू में हजारों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकलकर पाकिस्तान की हुकूमत को ललकारते नजर आए। स्कार्दू स्थित एक मस्जिद के बाहर जमा भीड़ को संबोधित करते हुए एक शिया नेता ने पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि अगर इसी तरह शियाओं पर अत्याचार होता रहा तो उनकी पूरी कौम भारत के साथ मिल जाएगी। यही नहीं, शिया उलेमाओं ने लोगों से इस्लामाबाद कूच करने और पाकिस्तान की सरकार को हिला देने की अपील की, जिसका गिलगित बाल्टिस्तान की जनता ने पूरा समर्थन किया।
गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने कहा कि अगर सरकार उनके खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार करेगी तो वो गृह युद्ध करेंगे। सरकार ने अगर उनके नेताओं को रिहा नहीं किया तो वो गिलगित बाल्टिस्तान का भारत में विलय कर देंगे। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपने नेताओं के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मामलों और उनकी गिरफ्तारी से आक्रोशित हैं। उनका मानना है कि स्थानीय सरकार इस्लामाबाद के इशारे पर शिया नेताओं को निशाना बना रही है। जबकि आग में घी का काम किया है गिलगित बाल्टिस्तान के प्रमुख शिया मौलाना आगा बाकीर अल हुसैनी की गिरफ्तारी ने। हुसैनी पर लोगों को भड़काने और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है, जिसके खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई और गृह युद्ध की ताल ठोक रही है। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में कभी शियाओं की आबादी 80% हुआ करती थी, जो अब घटकर महज 39% रह गई है। गिलगित बाल्टिस्तान के शिया मुसलमानों पर ईरान के समर्थन से पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करने के आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान की सेना गिलगित बाल्टिस्तान के शिया मुसलमानों की दुकानें लूटती है, उनसे वसूली करती है और उनका शोषण करती है। वहाँ हर क्षेत्र में शिया मुसलमानों की जगह सुन्नी मुसलमानों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान के शिया मुसलमान अब भारत के साथ विलय करने की मांग कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के 6 इलाकों को निशाना बनाया, साथ ही पेस्कोव के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स कैंसिल करने के साथ साथ रूस ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। जबकि फुटेज में धमाके के बाद एयरपोर्ट के ऊपर आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया। रात को हुआ ये हमला इतना भयानक था कि पूरे पेस्कोव शहर में अफरा तफरी मच गई। करीब 12 ड्रोन ने हमला किया और इस दौरान एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूसी मीडिया टास के मुताबिक इस हमले में 4 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन तबाह हो गए, तो वहीं खबरों के मुताबिक किसी की जान नहीं गई। रूस में पिछले कुछ महीनों से लगातार मॉस्को और दूसरे शहरों पर ड्रोन हमले हुए हैं, जिनमें किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन मॉस्को की कुछ इमारतों को नुकसान जरूर पहुंचा। पेस्कोव पर ड्रोन हमले के कुछ घंटे ही बीते थे कि रूस ने भी पलटवार किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट करते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे कीव धुआं नजर आया। आसमान से आग के गोले कीव स्थित कई इमारतों पर गिरे, जो बाद में धुएं के बड़े बादलों में तब्दील हो गए। सायरन की आवाज आने लगी और चीख पुकार मच गई। करीब 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के मुताबिक कई गैर आवासीय इमारतों और एक बड़े सुपरमार्केट को नुकसान पहुंचा, जहां रात ढलने के बाद तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाते नजर आए। 18 महीनों की लड़ाई में यूक्रेन की ओर से किए गए सबसे बड़े ड्रोन अटैक ने रूस को हिला दिया। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग को और तेज कर सकता है। दिल्ली में अगले महीने 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में परोसे जाने वाले खाने का मेन्यू भी तय हो चुका है। G20 में मेहमानों के लिए शुद्ध शाकाहारी खाने की व्यवस्था की गई है। इस बार G20 सम्मेलन में नॉनवेज खाना नहीं परोसा जाएगा। सभी राष्ट्राध्यक्ष शुद्ध भारतीय शाकाहारी खाना ही खाएंगे। मेहमानों को अलग अलग राज्यों के मशहूर पकवान परोसे जाएंगे। विदेशी मीडिया के लिए भी वेजिटेरियन खाने की ही व्यवस्था होगी और ITC होटल को शुद्ध शाकाहारी खाना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। G20 जैसे बड़े आयोजन में पहली बार नॉनवेज खाने से परहेज किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद पुतिन अपनी पहली विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर में चीन की यात्रा कर सकते हैं। एक विदेशी अखबार के दावों की माने तो शी जिनपिंग ने पुतिन को चीन आने का न्योता दिया था। बताया जा रहा है कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तीसरे फोरम में हिस्सा लेंगे। हालांकि अब तक पुतिन के चीन दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर वो चीन जाते हैं तो ये भारत के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने फोन पर पुतिन को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता दिया था, जिसे पुतिन ने यूक्रेन जंग का बहाना बनाकर टाल दिया और अपनी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजने की बात कही। यही नहीं, व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुए ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक पुतिन सिर्फ उन देशों का दौरा करना चाहते हैं जहां उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, और रूस की नजर में चीन ऐसा ही एक देश है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा दांव खेला कि चीन की एक चाल फेल हो गई। उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे की वजह रही चीन और अल्जीरिया के बीच मजबूत होते संबंध। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अल्जीरिया के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। ऐसा भारत ने फ्रांस के कहने पर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत से संपर्क किया था। फ्रांस ने भारत से अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल होने से रोकने की गुजारिश की थी। फ्रांस नहीं चाहता है कि अल्जीरिया में चीन का दबदबा बढ़े। दोस्त भारत की मदद से फ्रांस ने अल्जीरिया से बदला भी ले लिया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंसूबों पर पानी भी फिर गया। पोखरण में भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर ब्राजीलियाई सेना के कमांडर जनरल पाइवा ने इन हथियारों का निरीक्षण करने के साथ साथ उनके फायर पावर को भी देखा। दरअसल भारत अपनी डिफेंस इंपोर्टर की छवि को बदलना चाह रहा है। वो हथियारों के आयातक से निर्यातक की भूमिका में आना चाह रहा है। इसी कोशिश के तहत भारतीय सेना ने पोखरण में स्वदेशी हथियारों की नुमाइश करने के साथ युद्धाभ्यास किया। इस समय जो अभ्यास यहाँ चल रहा है वो केवल अभ्यास नहीं है, वो भविष्य के एक खरीदार को भारतीय हथियारों का दमखम दिखाने का एक तरीका है। ब्राजील के सेनाध्यक्ष के सामने हुए इस युद्धाभ्यास में आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। इसके अलावा भारत में ही बने आकाश मिसाइल, BMP कैनन, रुद्र हेलीकॉप्टर और अर्जुन टैंक ने हिंदुस्तान की स्वदेशी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया। मेड इन इंडिया हथियारों ने न सिर्फ अपने फायर पावर का प्रदर्शन किया, बल्कि ब्राजील जैसे देशों को खरीदारी के लिए आकर्षित भी किया। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में एक बार फिर हिंसा भड़की है। नारायण सेना इलाके में गोलीबारी के बाद 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। और गोली चलाने का आरोप कुकी समुदाय के लोगों पर लगा है। बताया जा रहा है कि मैतेई समुदाय का एक युवक अपने खेतों में काम कर रहा था और तभी कुकी समुदाय के लोगों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस खेत में एक व्यक्ति जब खेती करने के लिए आया, उनको गोली लगा और जो बताया जा रहा है कुकी मिलिटेंट्स वो उनके ऊपर गोली चलाया। एक स्थानीय व्यक्ति थे वो यहाँ पर, जिन्होंने उनको अपने गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाया। कुकी समुदाय की गोलीबारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला, जिसमें कुकी विलेज डिफेंस फोर्स के 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी चल रही है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये इस इलाका लगभग इतने करीब पिछले 4 महीने से लगा शांतिपूर्ण ही था, लेकिन अचानक से कल सुबह से यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो गया है। फिलहाल गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में एक बार फिर तनाव बना हुआ है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रिगोजिन का उनके गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रिगोजिन की पिछले हफ्ते विमान हादसे में मौत हो गई थी। व्लादिमीर पुतिन प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के नीचे 127 साल पुरानी पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिसके बाद मिडटाउन की सड़कों और सबवे स्टेशन पर पानी भर गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इडालिया की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद फ्लोरिडा के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। रूस के गैलेंजिक में जंगलों में लगी भीषण आग अब रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगी है। आग को बुझाने के लिए 80 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। दुनिया भर में ब्रिटेन ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो अपने देश के कैंसर मरीजों को 7 मिनट के अंदर उसके इलाज की दवाई इंजेक्ट करेगा। ब्रिटेन में एक खास इंजेक्शन से सैकड़ों कैंसर मरीजों का इलाज किया जाएगा। इससे इलाज का समय 3/4 तक कम हो सकेगा। इंजेक्शन का नाम एटिजोलीजुमैब है, जिसे टेकेंट्रिक भी कहा जाता है। टेकेंट्रिक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसे ब्रिटेन की सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएगी और इसे सीधे रोगियों की त्वचा में इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ऐसा करने में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। दिल्ली के भजनपुरा में कल रात एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई, जहां बदमाशों ने एक ई-कॉमर्स कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।
ये वारदात तब हुई जब दिल्ली के भजनपुरा का रहने वाला ई-कॉमर्स कंपनी का मैनेजर हरप्रीत गिल अपने मामा के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में 5 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बदमाशों ने हरप्रीत के सिर में गोली मारी जो उसके कान के पास से पार निकल गई, जबकि हरप्रीत के मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान हरप्रीत की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर स्कूटी पर सवार थे और उनका पीछा कर रहे थे। 4-5 लड़के थे जो कि 2 टू व्हीलर मैन के पीछे आए और कुछ उनकी कहासुनी हुई है। उसके बाद फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। पुलिस हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी है। उधर परिवार का कहना है कि हरप्रीत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। चीन में घट रही जनसंख्या को लेकर सरकार चिंतित है। ऐसे में जन्म दर बढ़ाने के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई है। चीन की सरकार कम उम्र में युवाओं को शादी करने के लिए बढ़ावा दे रही है। पूर्वी चीन में शादीशुदा जोड़ों को इनाम देने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन ये इनाम तभी मिलेगा जब दुल्हन की उम्र 25 या उससे कम वर्ष की हो। इतना ही नहीं, शादीशुदा जोड़ों को बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। पिछले हफ्ते ही पूर्वी चीन के चांगशान काउंटी ने इस योजना के बारे में ऐलान किया। काउंटी ने कहा कि इनाम सही उम्र में शादी और बच्चा पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। पिछले 6 दशकों में चीन में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। चीन में साल 2022 में शादी की दर रिकॉर्ड निचले स्तर 6.8 मिलियन पर पहुंच गई थी, जो 1986 के बाद से सबसे कम है। साल 2021 की तुलना में पिछले साल 8 लाख कम शादियां हुई। Zee News.